तो वी आर गोइंग टू रिवाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नोट्स कि क्या होने पर ऑप्शंस गलत होते हैं और कैसे टाइप के ऑप्शंस यूपीएससी फ्रेम करता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो होगा दैट इज़ हेस्टी जनरलाइजेशन। तो पैसेज है वो एक रीजन के बारे में बात कर रहा होगा और उसको ऑप्शंस में एग्जैजरेट करते हुए यूपीएससी बोलेगा कि नहीं, इसको तो हम पूरा वर्ल्ड वाइड ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कैसे कि कुछ पैसेजेस यूपीएससी ने स्पेसिफिकली इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया था, ऐसा कुछ कि इंडिया में इशू था और उसको बोला कि इसको पूरा वर्ल्ड और हम ये कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब पैसेज में वो रीजन स्पेसिफिक था तो यहाँ पर कैसे ऑप्शन में वो पूरा वर्ल्ड वाइड चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। और अगर वैसे ही ना पैसेज में ऐसा भी था कि जब वो पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा था वो पैसेज, ठीक है, बट वो इशू इंडिया में था, लेकिन वो पैसेज क्योंकि इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा था और ऑप्शंस में वहाँ पे इंडिया में हमको यही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ऐसा ऑप्शन दे रहा था, तो ऐसा गलत होगा क्योंकि वो जनरलाइज हम नहीं कर सकते। जितना पैसेज में इंफॉर्मेशन हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर को एनालाइज करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, राइट। देन अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप। यूपीएससी क्या करता है कि जो पैसेज की जो भी इंटरेस्टिंग साउंडिंग वर्ड होते हैं या फिर कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं जो पैसेज में यूज़ किया होगा उनको लेगा, उनको पिकअप करेगा और ऑप्शंस ऐसा फ्रेम करेगा कि उसका जो एसेंस होगा, इस ऑप्शन का एसेंस होगा वो पैसेज के एकदम ही अपोजिट होगा, लेकिन वो वर्ड यहाँ पर से जरूर पिकअप किया रहेगा। ये किन के लिए ये वर्ड ट्रैप बिछा रहा है यूपीएससी? क्योंकि जो बिना पैसेज पढ़े सिर्फ वर्ड मैचिंग करके पैसेज से ऑप्शंस का यही सही है ऐसा मार देता है, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। पैसेज को पढ़ने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं, तो एक बार रीड कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा दिमाग हम ऑप्शंस पे लगा रहे हैं उससे बेटर कि हम एक बार पैसेज पढ़ लें तो ऑप्शंस ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हमेशा 2 ऑप्शन में ही फंसता है और वो पैसेज से ही क्लैरिटी मिलता है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, देन थर्ड इज़ एक्सट्रीमिज्म। तो क्या होगा कि स्मॉल पॉइंट इन टाइम में पैसेज रिफर कर रहा होगा एंड एक्सपांड कर देगा फॉर एंड एक्सपांडेड इट फॉर एंटायरली फॉर दैट। मतलब पैसेज है उसने क्या बोला होगा कि माइट हैव, कुड हैव, ऐसा टोन था रहा था होगा पैसेज का कि ये रीज़न रहा था होगा, माइट हैव दिस रीज़न बिकॉज ऑफ दैट, फिर हमको ये करना चाहिए था। बट ऑप्शन बोलेगा कि नहीं, एकदम ज़्यादा वो असर्टिव हो जाएगा ऑप्शन कि यही ही करना चाहिए, यही इसेंशियल है, सोलली इसी के ऊपर डिपेंड करता है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा वाला। ठीक है, कि यही एक सॉल्यूशन है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इतना एक्सट्रीम नहीं जाना है, हमेशा याद रखना है बुद्धा का मध्यम मार्ग, वैसा वाला ही ऑप्शन सही होगा, एक्सट्रीम वाला नहीं होगा सही। ठीक है, तो ये था। देन वर्बैटिव वाला तो मोस्ट ऑफ दी वैसा ही रहता है जैसा अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप वाला रहता है कि वर्बैटिव वो ले लेगा, सर्टेन वर्ड्स है पैसेज को पिकअप कर लेगा और उनको कॉपी कर देगा वर्ड बाय वर्ड, लेकिन उनको उनका एसेंस चेंज कर दिया रहेगा। ठीक है, कभी भी पैसेज इतना इजीली यूपीएससी नहीं बनाता कि तुम पैसेज पढ़ो वही वर्ड तुमको इधर मिल गया ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में मिल रहा है मतलब कि वो पक्का से ट्रैप है, उसको दोबारा रीड करो कि क्या उसका एसेंस चेंज तो नहीं कर दिया है ना। तो बहुत ही रेयर होगा जब वर्ड बाय वर्ड ऑप्शन पैसेज से लिया होगा और वो करेक्ट होगा। तो एसेंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलना चाह रहा था पैसेज और ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देन टू नैरो और ब्रॉड, बहुत ही नैरो कर देगा। जैसे पैसेज में होलिस्टिकली बताया होगा कि पावर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन का इशू है, बट ऑप्शन में क्या बोल रहा होगा कि सैनिटेशन है, उसके लिए स्वच्छता भारत अभियान चलेंगे। बाकी इशूज़ को तो एड्रेस किया ही नहीं कि पावर्टी, माल न्यूट्रिशन कैसे एड्रेस होना है। तो होलिस्टिक वाला ऑप्शन सही होगा एज़ कम्पेयर टू कि एक ही पॉइंट को उसने रेज किया, ये भी सही है, लेकिन जो दूसरा होल इनकम्पासिंग वाला ऑप्शन होगा जो पैसेज को अच्छे से समराइज कर रहा होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो जब ये वाला कब हेल्प करता है, जब हम लास्ट में 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं और दोनों ही ऑप्शन पैसेज के बारे में बात कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हमको क्या चूज़ करना है, वो जो ज़्यादा वाइडर ऑप्शन है ना, जो पूरे पैसेज को बहुत अच्छे से समराइज कर रहा होगा, सारी इश्यूज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन उसमें होगा, है ना। तो वो होगा टू नैरो या फिर टू ब्रॉड। और वैसे ही अगर पैसेज बहुत नैरो चीज़ के बारे में बात कर रहा था होगा और ऑप्शन बहुत ब्रॉड लेके चला जाएगा कि ये तो पूरा वर्ल्ड ओवर ही प्रॉब्लम है, जैसे इंडिया में हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण कार्बन एमिशन हो रहा है, तो बोलने लग जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके ऊपर फाइन लगा देना चाहिए, ये सब उनको इंडस्ट्रीज है उनको
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करना चाहिए। भाई तुमने तो पैसेज में इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की थी, ऑप्शंस में क्यों आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो, है ना। तो ध्यान देना है कि किसके बारे में बात हो रही है और ऑप्शंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं, है ना। देन आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन रहेगा हैविंग एन ऑप्शन दैट इज पैसेज टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड द ऑप्शन टेक्स टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। तो इसमें क्या होता है कि यूपीएससी क्या करता है कि उसने पूरे पैसेज में बात करी माल न्यूट्रिशन की, ठीक है। ऑप्शन में वो बोलेगा कि हमको पावर्टी रिमूवल करना होगा, बट पावर्टी रिमूव करने से माल न्यूट्रिशन हट ही जाएगा, आई मीन इराडिकेट ही हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है ना। पावर्टी कुछ हद तक माल न्यूट्रिशन को हो सकता है कि सही न्यूट्रिशियस फूड मिलने से हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली एड्रेस इसको नहीं कर रहा है पूरा पूरा। अगर पैसेज माल न्यूट्रिशन के बारे में तो स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन बेस्ड इशू को सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो ऐसे फोर्टिफाइड फूड ये सब वाला होगा। और इसमें भी ना ऐसा रहता है कि उसने खुद से ही कोई सॉल्यूशन दे दिया, जैसे पैसेज में पूरा बात किया कि ये इशू था, बट ऑप्शन बोलेगा कि अब तो हमको क्या करना होगा, वर्ल्ड वाइड हमको फोर्टिफाइड फूड्स को लाना होगा, यही एक ऑप्शन है। लेकिन फोर्टिफाइड फूड को अभी भी हम थोड़ा देखते हैं नेगेटिव, मतलब नेगेटिव लाइट में नहीं देखते, लेकिन सबको फोर्टिफाइड फूड नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो थैलेसेमिक होते हैं, थैलेसेमिक पीपल दे उनको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते जो भी आयरन रिच्ड वाला आयरन फोर्टिफाइड फूड है उनको। तो हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि सारे माल न्यूट्रिशन वाले लोग हैं उन सबको हम लोग एक ही स्कीम के तहत एक ही प्रोडक्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे हेल्थ का इशू है, सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबकी हेल्थ की कंडीशन अलग है, डिसीज़ अलग है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग देना होगा। तो एक ही सॉल्यूशन को होलिस्टिक तरीके से सब जगह ही वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना होगा। बेसिकली ये भी एक्सट्रीम वाला ऑप्शन में ही आ जाना चाहिए। देन फॉल्टी कंपैरिजन, इसमें तो हम वर्नल विंडो वाला पढ़ते हैं, और वो जो ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट आई गेस, तो आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट का कंपैरिजन कुछ दिया हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि उस पैसेज में दो चीज़ों के बारे में बात हुई थी, एक कुछ दूसरा कलर का लाइट था, दूसरा कलर, और उसमें पैसेज में बस ये बताया था कि ये वाला ब्लू लाइट ना अच्छा है करके ग्रासेस के लिए, ठीक है। इस लाइट के बारे में कुछ नहीं बोला, बट उसके बाद ऑप्शन में फ्रेम किया कि एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये इनके लिए अच्छा है तो ये वाला हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। बट हमको इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन पैसेज ने दी ही नहीं। भले हो सकता है आपकी प्रायर नॉलेज में आपने पढ़ा हो कि इन दोनों लाइट के बारे में क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, लेकिन क्या इस पैसेज में इस लाइट के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात हुई थी? नहीं हुई थी। तो नहीं कंपेयर कर सकते आप दोनों को कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा, जब तक पैसेज ने क्लियरली ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई करी कि इन दोनों में से यही ही अच्छा है, एकदम क्लियरली बताया कि यही अच्छा है ये तो अच्छा नहीं है, तब तक नहीं। सिर्फ एक का तारीफ कर लेने से ये मतलब नहीं हो जाता कि ये बुरा है, ठीक है। क्या पता ये भी अच्छा हो, है ना। तो क्योंकि पैसेज होता है वो कहीं ना किसी मतलब पूरा एडिटोरियल का छोटा पोर्शन होता है, तो कभी भी वो पूरा चीज़ तो मेंशन नहीं कर सकता, इतना बड़ा लेंथी पैसेज तो होगा नहीं, तो पूरा चीज़ नहीं होगा, और जानबूझ के वो फिर फॉल्टी कंपैरिजन करने लग जाएगा ताकि हमको ट्रैप कर सके। देन वर्ड प्ले तो ज़्यादातर वही ही रहता है कि ना वर्ड को ले लेगा पैसेज को और उसका एसेंस चेंज कर देगा, तो इस वाले ट्रैप में तो नहीं फंसना है। देन नो एक्सटर्नल नॉलेज, अपना प्रायर नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी जीएस से आपने एक्वायर किया है उसको आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, भले आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है ना। जैसे यहाँ पर ना एक अच्छा एग्जांपल जो यूपीएससी ने पूछा था इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के बारे में, ठीक है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, इसके बारे में यूपीएससी ने पूरा पैसेज दिया था, और हम जनरली क्या जब भी जीएस पढ़ते हैं तो हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को बहुत नेगेटिव लाइट में पढ़ते हैं, बट इस पैसेज का टोन ऐसा था कि वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के सपोर्ट में था। कैसा था कि वो उसने वहाँ पे बोला था कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है वो कैसे ही नेचुरल हैबिट मतलब नेचुरल जो फ्लोरा है उनको अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ तो ज़्यादातर उन जगह को ऑक्यूपाई करते हैं जो कि वेस्टलैंड होते हैं, है ना। वैसे भी वहाँ पर कोई स्पीसीज़ ग्रो हो नहीं पा रही थी, तो वहाँ ऐसी जगह पर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ ग्रो होते हैं जो कि वहाँ पर तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो कहाँ इसने बाकी स्पीसीज़ को आउट कम्पीट कर दिया, उनको कहाँ ही एक्सटिंक्ट कर दिया, नहीं किया ना। तो इस तरीके का पैसेज का टोन था, ठीक है। बट अगर किसी ने पैसेज पढ़े बिना वो ऑप्शन मार्क किया होगा तो वो अपने जीएस का नॉलेज यूज़ किया होगा और उसने फिर गलत मार्क किया होगा। बट
यहाँ पर वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के सपोर्ट में था कि ये स्पीसीज़ उतनी बुरी नहीं है जैसा मीडिया में बात किया जाता है, तो वही था उसके ऑप्शन में भी। तो हमको अपना प्रायर नॉलेज जीएस का यूज़ नहीं करना है, पैसेज पढ़ना है, उसके टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब के बारे में भी था, तो इनमें हमारा क्या होता है, जीएस का बहुत नॉलेज रहता है, लेकिन हमको उनको यूज़ नहीं करते हुए पैसेज के टोन के ऊपर डिपेंड रहना है। पैसेज ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अंडरस्टैंड करना है और उसके बेसिस पे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। तो अपना प्री एग्जिस्टिंग बायस नहीं लाना है, ठीक है। देन रॉन्ग कॉज इफेक्ट, तो जब भी कुछ चीज़ हो रही होगी उसका कोई ना कोई रीज़न होगा और वो एट्रीब्यूट किया जाएगा समथिंग एल्स एंटायरली, ठीक है। तो पैसेज ने किसी चीज़ के बारे में बात की होगी कि दिस इज़ इशू, जैसे डिज़ास्टर है वो इशू है, ठीक है। और पैसेज ने हो सकता है बोला होगा कि ये तो नेचुरली ही है, तो नेचर के कारण ही हो रहा होगा, बट वो ऑप्शन में बोलने लग जाएगा कि सारे डिजास्टर तो मैन मेड ही होते हैं, तो सारे कंस्ट्रक्शन हमको बंद कर देने चाहिए, ऐसा टाइप का। तो पैसेज ने तो ऐसा कोई कॉज नहीं बताया था कि डिजास्टर का, पैसेज ने तो ये बोला था कि नेचुरल चीज़ों के कारण डिजास्टर हो रहा है ना। बस हमको क्या करना होगा, रिजिलियंट होना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर रेजिलियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलेगा। तो इसने तो कॉज अलग आइडेंटिफाई किए थे, इसने तो नेचुरल चीज़ों के बारे में बात की थी, बट ऑप्शन ने तो मैनमेड बोल दिया, तो कॉज अलग था पैसेज का, ऑप्शन का कॉज अलग बताया उसने। तो इन पे फोकस करना है। तो जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो किन चीज़ों को हाईलाइट करना है वो इसी से समझ आएगा कि कहाँ पर वो एक्सट्रीम वर्ड यूज़ कर रहा है कि दिस लीड्स टू दिस करके। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि वो पक्का सा ऑप्शन बनाया गया होगा इस पर कि इसके कारण ही ये हो रहा है ना। तो हम पहले से ही जब हाईलाइट कर लेंगे पैसेज को रीड करते टाइम तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। उन ऑप्शंस के थ्रू अगर डाउट होता है दो ऑप्शन में तो वापस से उस पैसेज में क्विकली जा सकते हैं हम। देन टोन ऑफ द पैसेज, ये तो बहुत हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में हम पढ़ते रहते हैं क्योंकि बैक टू बैक पैसेज पढ़ना रहता है। मैंने तो ऐसा अप्रोच अब थोड़ा हटा ही दिया है कि बैक टू बैक 27 के 28 पैसेजेस साथ में अटेम्प्ट कर दूँ। मैं क्या करती हूँ, अब तो मैं 4 या 5 पैसेज किया मैंने, जैसे मुझे थोड़ा बोर फील होता है मैं साइड के जो जितने क्वांट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 4-5 जो इजी दिख रहे होते हैं उनको कर लेती हूँ। जो इजी दिखा उनको कर लिया, तो 2-3 क्वेश्चन उधर से कर लिए। उसके बाद जैसे थोड़ा सा दिमाग वापस से आ जाता है कि हाँ अब वापस से पैसेज कर सकते हैं, तो अगेन पैसेज कर लेती हूँ। तो भले ये टाइम मेरे को पैसेज करती तो 1 आवर में हो जाता, वैसे तो रूम पे तो 50 मिनट में हो जाता है, बट एग्जाम हॉल में 1 आवर हो ही जाता है। बट क्योंकि मैं क्वेश्चन भी साथ में कर रही हूँ तो वो 1 आवर 15 मिनट, कभी कभी 30 मिनट चला जाता है। बट साथ में मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी हो गए हैं तो मुझे थोड़ा रहता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन इधर भी हो गए, तो आधे घंटे में बस चेरी पिक करते हुए क्वेश्चंस को ढूंढने और उनको करने है ना। तो इससे क्या होता है, बोर्डम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट रहती है एग्जाम हॉल में। तो उस टाइम पे बोर ना हो इसके लिए ये कर सकते हैं कि 4-5 पैसेज किया और उसके बाद फिर मैथ्स वाले पोर्शन में चले गए, क्वांट वाले पोर्शन में चले गए, लॉजिकल रीजनिंग ये सब क्वेश्चन के लिए वापस से पैसेज में आ गए। तो इससे मोनोटोनस नहीं रहेगा और दिमाग काम करता रहेगा पैसेज में, है ना। देन टोन ऑफ द पैसेज, अच्छा मैं ये बता रही थी कि ना जब हम लोग पैसेज पढ़ते रहते हैं तो हमको ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे वो पैसेज नहीं समझ आया। मतलब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी पैसेज यूपीएससी डालता है। उस टाइम पे क्या करना है कि उस पैसेज का टोन क्या था, कि वो पॉजिटिव जा रहा था कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, ये नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें समझ आ जाती है कि ना कि ये तो नेगेटिव बोल रहा है करके, तो उससे समझ आ गया कि टोन क्या है। तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन को मैच करेंगे कि इतना नेगेटिव तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि पैसेज में तो पूरा पॉजिटिव जा रहा था, तो ऑप्शन कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो टोन ऑफ द पैसेज से भी मैच कर सकते हैं। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेती हूँ कि पैसेज मैंने एक बार पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, उसके बाद भी मैं ऑप्शन में जाती हूँ और मुझे समझ आ जाता है कि ये आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि टोन ऑफ द पैसेज इस लाइन में था ही नहीं। तो मिसमैच होगा जब टोन ऑफ पैसेज में ऑप्शंस में जो भी फ्रेम किए गए थे तो उनके थ्रू भी हम आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन चेक बोथ द साइड्स ऑफ द ऑप्शन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्शन एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ऑप्शन, ये क्या बोल रहा है कि जब कभी ऐसे सेंटेंस यूपीएससी बना देता है कि जहाँ पर इसके कारण ये मतलब थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस रहता है और ये बोलने लगता है कि जैसे बर्ड्स है वो क्योंकि क्या था वो ग्लेशियर अर्ली मेल्ट हो जाते हैं, तो बर्ड्स है वो उनको पता नहीं रहता कि ये तो बहुत जल्दी मेल्ट हो गए, तो वो जल्दी रिटर्न नहीं कर पाते। तो इन सब में, और ये तो चलो मैंने सिंपल ही सेंटेंस बताया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले याद भी नहीं आ रहा मुझे अभी। तो उसमें क्या होगा कि दोनों पार्ट को देखना है कि क्या ग्लेशियर मेल्ट होने के बारे में
पैसेज ने बात की थी क्या, और मतलब क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ था क्या, और बर्ड्स के बारे में जिक्र था कि नहीं था पैसेज में कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में था और ये बर्ड अपने से घुसा दिया उसने। तो फर्स्ट पार्ट को भी चेक करना कि क्या ये पैसेज में था, और इसके बारे में देखना है कि क्या ये पैसेज में था कि नहीं था, क्योंकि ऐसे भी रॉन्ग हो जाता है कि इधर का बात तो सही था, आधा बात सेंटेंस का सही था, आधा गलत था, ऐसा भी होता है। अभी हम जब ऑप्शन एनालाइज करेंगे तो मैं बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा वाला यूज़ हुआ है। अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि ये चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद ये वाला बनाया है नोट्स, है ना। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पैसेज में मैंने देखा होगा, तभी मैंने इन सब में डाला हुआ है। तो अब जब हम पढ़ेंगे पैसेज का सिर्फ ऑप्शन, क्योंकि पैसेज एंड उनका ऑप्शन एनालिसिस वाला मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर दिया, तो अभी से तो सिर्फ हम ऑप्शन एनालाइज करेंगे कि कौन से टाइप के ऑप्शन गलत होते हैं, राइट। एंड देन क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाला इशू, ये तो बहुत ईजिली हम ना एलिमिनेट कर लेते हैं। ये वाला काम तो जीएस में भी करता है बहुत, कि क्वेश्चन में जो मतलब पैसेज है उसने बहुत क्वालिटेटिव इशू रेज किया होगा, कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, कि ह्यूमन है वो उनकी उनमें जो स्किल्स है उनकी बात कर रहा होगा, और पैसेज बोलेगा कि नहीं अब तो हमको बहुत बड़े बड़े स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे तभी हम बहुत डेवलप्ड हो पाएंगे। भाई जो स्कूल है ना उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहीं पर जो टीचर्स हैं उनकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उनको हमको एम्पावर करना होगा। यहाँ पर क्वांटिटी की इशू नहीं है, यहाँ पे क्वालिटेटिव इशू है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कहाँ पर, जहाँ पर वो बात करता है कि मदर एंड चाइल्ड का जो माल न्यूट्रिशन का इशू है, तो वो बोलेगा कि नहीं अब तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को, सारे मदर्स को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीली फूड प्रोवाइड कर देंगे, तो और फूड सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे। भाई लेकिन फूड से माल न्यूट्रिशन का इशू कैसे सॉल्व करोगे जब तक आपने फूड में न्यूट्रिशियस फूड को इंक्लूड ही नहीं किया, है ना। तो पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर कोई इशू है तो उसका ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसे दूर से रिलेटेड इनडायरेक्ट वो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्वांटिटी क्वालिटी वाला देखना होगा। और वैसे ही ना एक ना डैम वाला क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डैम ब्रिज वाला कुछ था, या वाटर स्कैर्सिटी रिलेटेड कुछ पैसेज था, जहाँ पे वो बोल रहा था कि वाटर बहुत ज़्यादा स्कैर्स है ये सब, तो अब तो हम बड़े बड़े डैम बना देंगे तो पानी एकदम स्टोर हो जाएगा। ये तो क्वांटिटेटिव इशू है ना। बट वाटर स्कैर्स का मेन रीज़न क्या है कि हम लोग उसको ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग ये सब एक्वीफर क्रिएट नहीं कर रहे, तो उसका आंसर वो था कि हमको एक्वीफर बनाना होगा। तो क्वालिटेटिव वाला ऑप्शन था वो जो कि सही निकला, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म में देखना होगा ना कि लॉन्ग टर्म में वाटर स्कैर्स ना हो। अभी तुम डैम बना दोगे, डैम बना भी दिया है, लेकिन उसके बाद फिर क्या उसे लॉन्ग टर्म का इशू सॉल्व हो रहा है या नहीं, और सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और इमीडिएट एक्शन भी बोलेगा। तो फिर इमीडिएट एक्शन में तो बड़े बड़े लार्ज डैम वर्ल्ड ओवर तो नहीं हो सकता ना सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से फिर बुद्धा का मध्यम मार्ग, ये तो मैंने बता ही दिया कि एक्सट्रीम वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होने वाले हैं। तो ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शन था। अब इसके बाद फिर एक और मैंने पर्टिकुलर 1-2 ईयर का बनाया हुआ था नोट्स, उसमें क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं ये वाला। हाँ, कुछ कुछ वर्ड भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए सही। पहले तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन रहते हैं उसमें या तो ये पूछता है कि करोलरी पूछ रहा होगा कि पैसेज का करोलरी। बट मैंने क्या किया है कि इनमें डिस्टिंग्विश मतलब इनको इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं करना है कि हम ही कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है। करोलरी बोल रहा है तो ऐसे सोचना है, अजम्पशन हो रहा है तो ऐसे सोचना, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। सब एक ही टाइप का है, क्या वो पैसेज में बात हो रहा था या नहीं, बस दैट्स इट। बस कहीं पे वो पूछेगा करोलरी, अजम्पशन, मैसेज, इम्प्लीकेशन, इंट्रेंस, असर्शन, ये सब पूछेगा। बट मैंने अब तक क्या एनालाइज किया है कि बाकी सब में सेम टाइप के ही आंसर सही होते हैं एक्सेप्ट अजम्पशन। अजम्पशन मैंने तब नोटिस किया जब मेरा अजम्पशन के ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो रहे थे। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट किया और देखा कि कौन से पर्टिकुलर टाइप में मेरे को इशू आ रहा है। तो मैंने एनालाइज किया कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन हैं जहाँ पे हर बार यूपीएससी क्या कर रहा है कि जो ऑप्शंस पैसेज के थ्रू बने हैं, मतलब पैसेज के थोड़ा बियॉन्ड वाले भी सही हो रहे हैं, बट वो कितना बियॉन्ड जाके सही हो रहा है वो देखने पे पता चला कि अगर पैसेज का टोन उस लाइन में था और उसके बाद फिर ये भी उसी टोन में जा रहा है तो वो सही होगा। लेकिन एकदम ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया कि इस प्रॉब्लम का तो अलग ही ऑफ दी
बीट वाला कुछ ऑप्शन दे दिया कि ये तो एकदम ही रिलेटेड नहीं है इस वाले पैसेज से, तब वो गलत हो रहे थे। तो अजम्पशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है, बट टोन ऑफ द ऑप्शन शुड मैच टोन ऑफ द पैसेज। अब मैं दिखाऊंगी कि अजम्पशन वाले में क्यों वो वाला सही हुआ, भले वो पैसेज में नहीं था उसके बावजूद। और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होते हैं, जब हम ऑप्शन एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जब फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन होगा कि हाँ हमको ये थोड़ा पॉलिसी डिबेट में लेके आना चाहिए, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इसको आप गलत क्यों बोलोगे, है ना, लॉजिकली भी वो सही लगता है, तो फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन है, सही होगा। विजन बेस्ड होगा, सही होगा, है ना। एक्शन बेस्ड, एक्शन प्लान ओरिएंटेड होगा कि हाँ हमको तो बहुत अच्छे से सर्वे करना पड़ेगा, फिर एकदम स्ट्रैटेजी डेवलप करके हम ये काम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये तो अच्छा बात है ना। प्रैग्मेटिक वाला ऑप्शन सही होगा, जैसे एक्विफर क्रिएट करो, हाँ तो ये तो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ही है, ऐसा सारे रिवर को लिंक कर देंगे कहीं का भी कहीं भी, ये प्रैग्मेटिक नहीं है। इसके लिए बहुत हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वाटर स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी यहाँ थी, वाटर सरप्लस कहाँ था, वाटर डिमांड कहाँ जाता है, सप्लाई कहाँ जाता है, तो ये सब देखना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं पर भी सारे रिवर को पूरा इंडिया में लिंक कर देंगे, ये सारे ऑप्शन नहीं होते सही, है ना। प्रैग्मेटिक होना चाहिए, वो सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, कभी भी वो प्रॉब्लम वाला सॉल्यूशन नहीं होगा कि ये इशू तो हम कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये कभी नहीं होने वाला आंसर। सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, है ना। देन टू दी पॉइंट होना चाहिए, वही मैंने बताया कि अगर मेन इशू मालन्यूट्रिशन है तो उसको डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए, एकदम घुमा फिरा के वो रास्ता नहीं होना चाहिए, है ना। देन रिलेटेड टू द पैसेज से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, नहीं तो बात ही क्या हुई, फिर वो उसका आंसर कैसे ही होगा। फिर एलिमिनेट किन ऑप्शंस को हमको करने हैं, जो भी ऑप्शंस हमको एक्सट्रीम लगते हैं उनको एलिमिनेट करना है। इलॉजिकल से ऑप्शंस मैं बताऊंगी कैसे इलॉजिकल ऑप्शंस यूपीएससी बना रहा है। एंड असर्टिव, वही कि अगर पैसेज ने असर्टिव टोन में बात नहीं की तो इधर भी असर्टिव नहीं होगा, बट पैसेज अगर बात कर रहा है असर्टिवली तो दैट मस्ट बी द आंसर, ठीक है। वहाँ पे फिर डाउट नहीं करना है कि ये तो इतना एक्सट्रीम क्यों जा रहा है, पैसेज ही एक्सट्रीम गया था तो ऑप्शन भी एक्सट्रीम में ही जाएगा, है ना। देन इनअप्रोप्रिएट फैक्चुअल डेटा देने लग जाएगा और बकवास की बातें करेगा, तब तो सीधा ही काट देना है। देन पॉजिटिव कीवर्ड अगर है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मतलब लाइटर वर्ड है, सॉफ्टर वर्ड है, बट ये भी अगेन वही है कि ना पैसेज का टोन अगर था वैसा कि पैसेज ही अगर पॉजिटिव लाइन में जा रहा था तो वो तो सही ही होगा ना, फिर आप वर्ड क्यों देख रहे हो यहाँ पर, है ना। सम नॉट पॉसिबल वाला तो एकदम ही गलत ही रहता है। एंड देन नेगेटिव कीवर्ड रहेगा, इनको वर्ड को मैं उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसको मैंने लास्ट टाइम पे भी रिवाइज करवाया था और अभी भी कर लेते हैं। ये 2023 का मैंने नोट्स बनाया था, इसके बाद शायद मैंने बनाया भी नहीं, हाँ 2023 का ही बस बनाया है, हाँ 2022 का थोड़ा सा बनाया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ना मैंने 2022 से देखना चालू किया, मतलब 2024 में तो वैसा ही हो रहा था रिपीट, 2023 में भी और 2024 में भी, 22 में भी, 21-20, तो सब जगह फिर बहुत रिपीटेटिव हो रहा था, सेम चीज़ ही यूपीएससी यूज़ कर रहा था। फिर मेरे को समझ आया कि एग्जामिनर के पास रॉन्ग आंसर बनाने का भी ज़्यादा है नहीं ना तरीका, एक सेट पैटर्न ही है कि कैसे गलत करना है ऑप्शन को। और एक दो क्वेश्चन तो मान के चलो कि यूपीएससी तुम्हारा पैसेज का गलत करवा ही देगा, उसको तुम कितना भी पढ़ लो वो नहीं हो सकता सही, तो एक दो क्वेश्चन तो हम मान के चलेंगे कि वो गलत होगा ही होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जानबूझ के ऐसे तरीके से फ्रेम करेगा कि वो सबका गलत ही करवा देगा। तो उन दो क्वेश्चन के पीछे ना पड़ के बाकी रेस्ट के 25 क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया था, दैट इज़ नॉट एवरी वर्ड टेकन फ्रॉम द पैसेज कॉन्स्टिट्यूट द आंसर। तो वहाँ पे वर्ड ट्रैप है, ये मैंने पहले भी बताया कि पैसेज का जो भी अगर ऑप्शन हमको, मतलब पैसेज के वर्ड हमको ऑप्शन में दिख जाते हैं तो और केयरफुल हो जाना है, क्योंकि वो पक्का से वर्ड ट्रैप होगा, इसेंस चेंज किया होगा वो पैसेज की लाइन में ना रखते हुए। जैसे अभी मुझे एक ऑप्शन याद है जहाँ पे वो बोल रहा था, पैसेज में पूरा ये बोला कि 90% ऑफ द स्पीसीज़ है वो क्या हो जाएंगे, सॉरी हो जाएंगे नहीं, 90% ऑफ द स्पीसीज़ है जो कभी अर्थ में थे वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। और इसलिए हमको क्या करना होगा, क्लाइमेट चेंज, ये सब पूरा बहुत लंबा पैसेज था, क्लाइमेट चेंज के बारे में था, ठीक है। और ऑप्शन में बोला कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं किया तो 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ विल एक्सटिंक्ट। तो पूरा डेटा, पूरा लाइन सब सेम था, बस यहाँ पर वो विल वाला यूज़ किया कि हो जाएंगे, बट पैसेज ने बोला था कि हो गए हैं, अभी हो जाएंगे क्या, हो चुके हैं, ये बता रहा था।
तो पूरा डेटा क्योंकि वैसा वैसा ही सेम था, तो किसी को डाउट नहीं हुआ कि ऐसा कुछ था होगा। जो बिना पैसेज पढ़े उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो डेटा सब वर्ड सब मैच कर रहा था, तो सही होगा मार दिया, गलत था वो, क्योंकि वो यहाँ पर पैसेज में वॉर्स की बात की गई थी, फिर हो चुका है ये बोल रहा था, है ना। इवन जब फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने भी नोटिस नहीं किया था कि वो वॉर्स बोल रहा था, कि वो तो ख़त्म हो चुके हैं, है ना, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज बैलेंस्ड व्यू अवॉइडिंग द एक्सट्रीमिटीज़ इज द आंसर। वही कि बुद्धा का मध्यम मार्ग अपनाना है, कभी एक बार भी एक्सट्रीम वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। एक्सट्रीम वाले को तो पहले ही देखते काट देना है। देन ऑथर मैसेज थ्रू द पैसेज, ऑथर का मैसेज पैसेज के थ्रू ही हमको पता करना होगा। तो सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या था, तो मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ कि पूरा पैसेज को पढ़ लिया, फिर मन में समराइज़ कर लेती हूँ कि कैसे रीड करते हैं, वो भी एक दो पैसेज में बता दूंगी मैं। बट अभी क्या करना है कि जैसे पैसेज पढ़ा, सीधे ऑप्शन पे जंप नहीं करना, पहले पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद फिर दिमाग में जल्दी से सोच रहा कि हाँ ये पैसेज को अगर मुझे कोई टाइटल देना होगा तो मैं क्या दूंगी। तो ऐसा टाइप का कि ये और इसका इशू, जैसे पूरा पैसेज था फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अबाउट व्हाट, एफडीआई, बैंक, क्या, तो पूरा पैसेज में पढ़ने के बाद मैं ऐसे समराइज़ कर लेती हूँ कि हाँ चलो ये बैंक के बारे में बात किया था, और उसमें कुछ कुछ जो इशूज़ हो रहे थे बैंकिंग इशूज़ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, ये था पैसेज में। अब ऑप्शन पे जाती तो बहुत ईजिली हटा देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़ने से पहले दिमाग में क्लियर एजेंडा बना दिया है कि पैसेज का टोन क्या था। अब ऑप्शन पे जाऊँगी तो मुझे याद है कि क्या पूछा था सेंट्रल आइडिया पैसेज का, है ना। तो अवॉइड करना है उन ऑप्शंस को, हैविंग फ्रेजेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। तो उन पैसेज को अब ये भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूपीएससी पैसेज ने तो अलग ही बात की थी, और ऑप्शंस में वो क्या करने लग जाएगा कि जैसे यहाँ पर बात हुई कि मोनोकल्चर, ठीक है, और यहाँ पे बोलेगा कि हम तो एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, एग्रो वाला कुछ करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। बट ये सारी टर्म्स, ये सारी अलग मेथड है ना। एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं, इन सब का अलग अलग होता है। बट मोनोकल्चर की अगर बात हुई है तो हम तो क्रॉप डाइवर्सिटी लेके आएंगे। क्रॉप डाइवर्सिटी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एग्रो फॉरेस्ट्री ही करना चाहिए और यही ही करने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो अलग से फ्रेजेस नहीं यूज़ होने चाहिए, है ना। तो फ्रेजेस के बेसिस पे भी कट डाउन करते हैं हम ऑप्शंस को। देन ये होगा फिर वाइल चूजिंग द अजम्पशन। तो अजम्पशन वाला क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है। इट मे लुक बियॉन्ड पैसेज बट टोनालिटी ऑफ द ऑप्शन शुड मैच दी पैसेज। तो पैसेज एंड ऑप्शन के बीच में अगर टोनालिटी मैच कर रहा है एंड वी आर एबल टू फाइंड अ लिंक बिटवीन टू, तो करेक्टली वी कैन अज्यूम दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑप्शन लाइक नॉट दी आंसर। इस तरीके के ऑप्शन सही नहीं होते। कौन से टाइप के, अगर जहाँ पर भी वो क्रिटिसाइज कर रहा होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ब्लेम कर रहा होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और अपने से ही, पैसेज ने ऐसा नहीं बोला कि ये तो मेन प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज़ का, पैसेज ने बात की है अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही मेन इशू है तब तो बात अलग है। बट पैसेज में करता क्या पता है कि पैसेज में बोलेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ कर रही है सोलर वगैरह में। अब ऑप्शन फ्रेम करेगा कि इंडिया में मतलब कि हर जगह क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने फॉसिल फ्यूल यूज़ कर लिया। पैसेज में तो ऐसा कुछ नहीं बोला, पैसेज में तो बस ये बताया कि डेवलप्ड कंट्री ने रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी यूज़ कर लिया। हमको पता है कि ये इशू मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रही है, जीएस से हमको पता है, लेकिन मैंने वही बताया पैसेज के अलावा हमको अपना प्रायर नॉलेज यूज़ नहीं करना है। तो पैसेज में जब तक डायरेक्टली ही ब्लेम नहीं कर दिया हो कि डेवलप्ड कंट्री ही रीज़न था जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हुआ, तब तक वो ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। फिर फॉल्टी कंपैरिजन बिटवीन द टू फीचर, वही राइट वाला ऑप्शन था। इवन इफ द पैसेज ओनली टॉक्ड अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स, अगर पैसेज ने सिर्फ उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी, उसके फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात के बारे में बात करी थी, लेकिन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया था, बट ऑप्शंस में उसको डायरेक्टली कंपेयर करके एक अच्छा है एक बुरा है इसका टैग दे देगा, तो वो नहीं है सही। कोई क्लियर रिलेशनशिप सेटअप नहीं की गई थी पैसेज में, तो ऑप्शन में क्यों ही सेटअप करना है। जैसे वर्नल विंड वाला पैसेज जब हम उस पर आएंगे तो भी मैं बताऊंगी। देन ऑप्शंस अर्ली लॉन्ग स्प्रिंग, अच्छा ये तो वही पैसेज के बारे में ही लिख दिया मैंने। देन एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं वो कभी भी आंसर नहीं होते हैं अनलेस कि पैसेज का ही टोन एक्सट्रीमिटी में था, ठीक है। जैसे ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज दिस, एनीथिंग कैन नॉट बी डन और इंश्योर्ड, नॉट पॉसिबल टू डू सो बिकॉज दिस। फिर की फ्रेजेस नॉट मैंसन इन द पैसेज, तो जो पैसेज में कीवर्ड नहीं यूज़ किए गए जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री वाला, ये सब नहीं होगा सही। जब तक पैसेज ने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए होंगे, फ्रेजेस यूज़ किए होंगे, तभी सही होगा। आउटसाइड द पैसेज इन्फॉर्मेशन रॉन्ग अजम्पशन, तो अगर
पैसेज के बाहर का इन्फॉर्मेशन यूज़ किया होगा तो वो हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। एसेसरेटिंग वर्ड्स वो यूज़ करेगा वो रॉन्ग ही होता है। जैसे कि क्या लिखा है मैंने, पी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा कुछ था, ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट एजेंडा, पता नहीं क्या लिखा मैंने, देखना पड़ेगा। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ द पैसेज, कि जो पैसेज है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, चूज़ करना है वाइडेस्ट ऑप्शन, समराइज कर रहा होगा सारी इशूज़ को रेज्ड इन द पैसेज। तो नॉट अ सिंगल टारगेटेड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऑल्दो सोर्स्ड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज ने वही अगर 4-5 इशू के बारे में बात की होगी तो ऑप्शन भी ऑल इनकम्पासिंग ऑप्शन होना चाहिए। कोई एक ही इशू को पकड़ के बस ऑप्शन बना दिया तो वो नहीं होगा सही। देन जीएम क्रॉप्स, फोर्टिफिकेशन, वर्ल्ड वाइड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल बुरी है, फिर वेस्टर्न वैल्यूज़ है वो भी बुरी है, ये सब वाला नहीं होता सही, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे, जैसे माल न्यूट्रिशन वाला था और उसको बोल रहा था कि हम तो फोर्टिफिकेशन ही ओनली सॉल्यूशन है। फोर्टिफिकेशन वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन ओनली सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अपने से सॉल्यूशन देने वाला गलत। वैसे जीएम क्रॉप्स है तो कहीं पर भी फंगस वगैरह का इशू रेज करेगा और बोलेगा अब तो जीएम क्रॉप ही हमको राइस का यूज़ करना चाहिए, दूसरा यूज़ ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो पैसेज ने जीएम क्रॉप यूज़ करने को बोला था क्या? नहीं बोला। तो तुमने कैसे ऑप्शन में दे दिया कि यही सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अपने से सॉल्यूशन देने वाला नहीं होगा सही। फिर ब्लेम गेम ऑप्शन, तो कभी ये करेगा कि जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर नहीं था आई गेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसेज था कहीं पर, और उसमें बोला था कि इसमें पैसेज में बात किया था कि पब्लिक सेक्टर हैंडल कर रही है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी इंडिया की हैंडल कर रही है, और ऑप्शन में बोल रहा था कि हमको इसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है कि जो जब तक वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है तो काम अच्छे से नहीं हो रहा है, प्राइवेट को दे दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। कभी भी यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते ऐसे तो नहीं पैसेज बनाएगी जहाँ पर वो जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सबको क्रिटिसाइज़ करेगी कि इनसे तो काम हो ही नहीं रहा है, इसकी जगह तो हमको प्राइवेट को ही दे देना चाहिए। नहीं ही होगा। पैसेज में भी ये इस चीज़ के बारे में बात नहीं थी कि एफिशिएंसी इसलिए सही नहीं है कि क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो पब्लिक सेक्टर में है करके प्राइवेट के पास चला जाता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं बोला था पैसेज ने कहीं पर भी, बट उसके बावजूद उसने ऐसा दे दिया था, है ना, ऑप्शंस में। और दूसरा तरीका का मैंने ये देखा कि जहाँ पर भी जैसे सैनिटेशन या फिर क्लीनलीनेस की बात हो रही है तो वहाँ पर वो बोलेगा कि अब तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करने की, मतलब सिटीजन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। हम चाहे कितनी गंदगी फैलाए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही साफ़ करते रहे। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ये ब्लेम गेम है कि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने किया तो मतलब प्राइवेट सेक्टर करेंगे तो बेटर मैनेजमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा सही। देन सॉल्यूशन आउटसाइड द पैसेज नॉट वैलिड ऑप्शन, तो अगर पैसेज के बाहर का सॉल्यूशन वही जीएम क्रॉप ये सब वाला दे रहा होगा, या पावर्टी वाला कुछ पैसेज है उसने ऑप्शन में बोला कि हमको यूनिवर्सल इराडिकेशन पावर्टी या फिर इंडिया की कोई स्कीम का नाम दे देगा, बट पैसेज में उस स्कीम के बारे में जिक्र भी नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही, क्योंकि पैसेज ने इस स्कीम के बारे में मेंशन नहीं किया, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है ना। वैसे इनिशिएटिव या पॉलिसीज अपने से ही दे देगा, वो नहीं होगा आंसर। फ्रेजेस नॉट यूज्ड इन द पैसेज नॉट इन द आंसर। अब देखना रिपीटेटिव ही हो रहा है, तो वही मैंने फिर देखा कि बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, फिर करना ही छोड़ दिया। डिफरेंट इशूज रेज्ड बाय द ऑप्शन फ्रॉम द पैसेज नॉट द आंसर। हाँ, ये वाला सबसे इजीली एलिमिनेट हो जाता है। पैसेज अलग इशू के बारे में बात करते रहते हैं, इधर तो अलग ही चल रहा होता है ऑप्शंस में कि पता नहीं क्या हिस्से ही ऑप्शंस बना दिए इन्होंने। फिर जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात हो रही थी कि डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बोल रहा है कि इलिटरेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड से इलिटरेट पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होंगे भाई, हमको क्या पता कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। हम यहाँ पर पैसेज में बात कर रहे थे कि क्वालिटी ऑफ दी वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंड हो जाएगी ना, क्योंकि जो 15 to 64 ईयर है तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी वर्किंग एज पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि इलिटरेट पीपल है वो इंक्रीज हो जाएंगे। देन पैसेज वॉज नॉट असर्टिव, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाएगा कि यही इम्पेरेटिव है, ये तो एसेंशियल कंडीशन है ना। देन एक तरीके का ऑप्शन ये यूपीएससी फ्रेम करता है कि मतलब क्वेश्चन में ही वो इंस्ट्रक्शन डाल देता है कि रैशनल, प्रैक्टिकल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन कौन सा होगा, और उसमें बहुत सारे 2-3 ऑप्शन बहुत वाइबल सॉल्यूशन लगते हैं हमको कि हाँ ये तो होना चाहिए करके, पर फिर उनको तीनों एस्पेक्ट में सोचना है कि
क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या ये ऑप्शन रैशनल है, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी, क्या ये लास्टिंग सॉल्यूशन होगा। ये वाला मेन कन्फ्यूज़न मुझे वहाँ पर आया था जब वो डैम वाला पूछ रहा था, और वहाँ पे बोल रहा था कि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं उनको, जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको कनेक्ट कर दो, और जितने भी रिवर हैं उनका इंटरनेट की प्रोजेक्ट कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ये रैशनल है। हाँ रैशनल तो है, पानी ज़्यादा है उसको सरप्लस वाले को कम से कनेक्ट कर दो। प्रैक्टिकल है, हाँ प्रैक्टिकली कर तो सकते हैं, पर क्या ये लास्टिंग सॉल्यूशन है कि पूरा मतलब कर ही देंगे। लास्टिंग सॉल्यूशन में तो चलो लास्टिंग सॉल्यूशन ये लग रहा है, लेकिन मेन ना प्रैक्टिकल इशू में ये हो जाएगा कि आप सारे हिमालयन रिवर को, यहाँ पर वाला ऑप्शन में बता रही हूँ मैं, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर को कैसे कनेक्ट करोगे। हर जगह से तो नहीं लेके जा सकते ना, ऑलरेडी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं लगता है ना। और ये लास्टिंग सॉल्यूशन की बात करें तो जहाँ, और वहाँ पे वो एक्वीफर वाला ऑप्शन सही हुआ था। तो एक्वीफर तो ज़मीन के अंदर है ना, जो वाटर होल्ड करता है। तो ये रैशनल है क्या? हाँ रैशनल तो है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, ज़मीन के अंदर ही तो लेके जाना है पानी को, इसके अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। लास्टिंग सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स ये लास्टिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि ग्राउंड वाटर के रूप में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर सही हुआ था। एंड रिवर लिंकिंग ये पूरा वर्ल्ड वाइड कर देंगे, ये रैशनल लग रहा है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि सारे रिवर को अगेन वही इशू आ जाएगा कि पहले से कंस्ट्रक्शन हो गया है, और क्या पता जहाँ पे वाटर सरप्लस वाला रीजन है वहाँ पे वाटर डिमांड भी ज़्यादा हो, तो आप इधर का पानी इधर वाटर स्केर्स में डिवाइड मतलब लेके चले गए, अब इधर भी वो इशू आ रहा है, तो फ़ायदा ही क्या इसमें। तो हमको लास्टिंग सॉल्यूशन भी चाहिए ना, फिर क्या इधर का पानी फिर से इधर लेके जाओगे, तो क्या ही फ़ायदा दिया रिवर को लिंक करने का। तो तीनों एस्पेक्ट पे सोच के देखना, फिर उन ऑप्शंस को टिक करना, ठीक है। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है, एक या दो बार ही ऐसा वाला डाला था, बाकी ये भी बहुत जल्दी एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ जाता है कि ये तो नहीं होने वाला। एंड बहुत बार देखेंगे हम कि ना सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट ही यूपीएससी बना रहा है। पैसेज भी बहुत रिपीट होता है, कब से वो एक पैसेज तो एजुकेशन के ऊपर आएगा, एक पैसेज पॉवर्टी के ऊपर आएगा, एक इन्वायरमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएगा, एक पॉवर्टी लिख दिया ना, माल न्यूट्रिशन के ऊपर आएगा, और कुछ एक टेक्नोलॉजी वाला रहता है। फिक्स है उसका कि इधर ही से ही पैसेज बनाना है। तो बहुत मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली रीड करने बन जाता है और बहुत समझ भी आ जाता है, क्योंकि जीएस के बारे में, जीएस में हम इनके बारे में बहुत पढ़े रहते हैं, तो ईजिली कोई भी अगर टेक्निकल टर्म यूज़ भी किया रहता है तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। देखो फूड एग्रीकल्चर ये सब बताएगा। अभी तो ये 2024 वाला है, आई गेस ये 2024 है, हाँ, बट इसको मैंने यहाँ पे एनालाइज नहीं किया है, एक और पीडीएफ है उसमें किया है, तो वहाँ पर से देखते हैं। या सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2024 आरसी वाले क्वेश्चंस। सो इसमें क्या करना है, पहले तो मैं एक दो पैसेज, एक तो नहीं एक ही बस पढ़ के बताऊँगी, बहुत बोर लगता है मुझे अभी तो करना। तो पैसेज को पढ़ के बताऊँगी कि कैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में रीड करती हूँ, और उसके बाद ऑप्शंस पे कैसे जाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वन। अच्छा अभी तो मैं अलाउड पढ़ रही हूँ, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ऐसा बोल के नहीं करना है, वो काम मैं करूँगी लेकिन सब लिपसिंग करते हुए बिना आवाज़ निकाले, ठीक है। लिपसिंग इसलिए करते रहूँगी ताकि मेरा फोकस रहता है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग तक जाना चाहिए, बट विदाउट एनी साउंड, ठीक है। तो ऐसा करते हुए, और एक एक लाइन पढ़ने के बाद, मतलब कभी कभी यूपीएससी बहुत ही लंबा लाइन दे देता है, तो आधा तक पढ़ के उसको समराइज़ करूँगी मैं, जो भी मेरा वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज मैं कंफर्ट हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है, उनको मैं करूँगी। तो मुझे तो हिंदी सही लगता है, तो मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करते रहूँगी अपने माइंड में, बट अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो माइंड में करूँगी तो कैसे ही समझ आएगा आपको। सो इसलिए मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हुए अभी बताते रहूँगी, और सेम काम मैं एग्ज़ाम हॉल में भी करती हूँ, हर एक पैसेज में, हर एक लाइन में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। क्या बोला कि एफएओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो 1/3 फूड है प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो तो लॉस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ग्लोबली ये चीज़ हो रही है। पहले तो ये अंडरलाइन किया कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात हो रहा है, 1/3 फूड लॉस्ट हो रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है, ठीक। फूड इज़ लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन का इशू है, ठीक है, एक इशू यहाँ पर। तो इन सबको मैं ऐसे एग्जाम हॉल में करते रहती हूँ ऐसे कि सप्लाई चेन का इशू है, और ये 1/3 है वो लॉस्ट हो जा रहा है या वेस्ट हो जा रहा है ग्लोबली, ठीक है।
फिर थ्रू आउट दी सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो सप्लाई चेन में कहाँ से, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का सब जगह वेस्ट हो रहा है, ऐसा बता रहा है। देन द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन बाई अबाउट 45%। और जो फूड वेस्ट हो रहा है उसके कारण रिजल्ट हो रहा है क्या, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एंड 45% बाई अबाउट 45% लैंड डिग्रेड हो रहा है, मेनली ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन। अभी एक यहाँ पे एक चीज़ यूज़ किया कि मेनली इसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अभी कुछ कॉज इफेक्ट बताएगा ना तो वह यहाँ पर ये काम आएगा कि क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब इंक्रीजिंग जो वेस्टेज हो रहा है वो रिजल्ट हो रहा है क्या में, लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि आप जितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/3 वेस्ट हो रहा है, तो ये जो लैंड के ऊपर भी तो बर्डन बढ़ रहा है ना, क्योंकि 1/3 तो वेस्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, तो लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो लैंड डिग्रेड होगा। और मेनली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसके कारण, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आपको ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आपको तो पता है कि 1/3 तो वेस्ट ही होने वाला है। देन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण, तो मेनली ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये दो। और ये तीसरा रीज़न बताया कि एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो क्या बताया यहाँ पे, 3 रीज़न बताया है कि वेस्टेज हो रहा है उसके कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, एंड लैंड डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो अनसस्टेनेबल है इसलिए, एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। दी एनर्जी स्पेंड ओवर वेस्टेड food results in about 3.5 billion tons to carbon dioxide production every year। यहाँ पर क्या बोला कि जो एनर्जी स्पेंड किया गया है, जो एनर्जी स्पेंड हो जाता है ओवर वेस्ट फूड में, वो रिजल्ट होता है 3.5 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो फूड है वो डिकम्पोज होगा तो इतनी सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होगी। डिके ऑल्सो लीड्स टू द हार्मफुल इमिशन ऑफ द अदर गैसेस, और अदर इमिशन भी होगा गैसेस का एटमॉस्फेयर में। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल। तो लॉस एंड वेस्टेज है फूड का वो सारे फॉर्म में बहुत ज़रूरी है टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशेंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। तो जो फूड का लॉस हो रहा है, फूड का वेस्टेज हो रहा है सारे फॉर्म में, वो बहुत क्रिटिकल है कंप्लीट करने में, पूरा साइकिल जो फूड का सफिशेंसी का साइकिल है, फूड सस्टेनेबल हो इन सब के लिए, ठीक है। तो क्या समझ आया कि फूड के बारे में बता रहा है कि फूड वेस्टेज हो रहा है, और उसके कारण से फूड वेस्टेज नहीं हो रहा है, उसका लिंक इधर भी है कि एनवायरमेंटल वाले इश्यूज़ में भी आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ये सब फिर गैसेस भी रिलीज हो रही है, तो एनवायरमेंट कंपोनेंट भी है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट दी मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि द करंट मैथड ऑफ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। करंट मैथड है, कौन सा करंट मैथड, कहीं पता ऐसा नहीं बोला कि हम कुछ ऐसा मेथड यूज़ करें, और वही सोलली रिस्पॉन्सिबल है लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड के लिए, तो गलत। मैंने बताया था कि एकदम ही एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करेगा गलत होगा, काटो पहले ही। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे तो बोला था ना कि जो डिफॉरेस्ट मतलब लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हुई है ना। अब देखो, जब यूपीएससी को सही आंसर बनाना होता है तो एग्जैक्ट लैंड डिग्रेडेशन लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखेगा, जहाँ पर वो एग्जैक्ट वर्ड लिखा रहेगा वो वर्ड ट्रैप बचाएगा, इसलिए वो यहाँ पे क्या लिख रहा है, लैंड प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, मतलब इसको शॉर्ट में लिखूंगी तो लैंड डिग्रेडेशन ही होगा वो, बाई प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। अब क्योंकि हम फूड को लॉस एंड वेस्ट कर रहे हैं, इसके कारण जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। यस, हो रही है, सेकेंड करेक्ट है। देन अब यहाँ पर ना एक और तरीका भी है, जैसे हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, हमको ये तो एकदम ही पता है कि ये तो गलती है, सोलली रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, 1 हटाओ, सीधी मैजिक, और ये एग्ज़ाम हॉल में पता चल जाता है कि यही वाला सही है, और ये 2024 का है ना, तो मुझे पढ़ते ही पता चल गया था ये गलत है और ये आंसर आ गया था। बस बाकी को बस रीड कर लेना है कि जो इसमें आंसर बोला ना 2 और 3 सही है, तो सेकंड लग भी रहा सही है। थर्ड बोल रहा है कि रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम लोग लॉस एंड वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर दे फूड का, वो रिजल्ट होगा लेसर कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, अगर लॉस जो फूड का वो कम हुआ तो कम फूड लॉस्ट होगा, तो वो डिकम्पोज भी तो कम होगा ना, तो कम गैसेस रिलीज करेगा, तो कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ, तो सही है ना। एंड फोर्थ वाला बोल रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड नॉट अवेलेबल। जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज है जो प्रिवेंट करती है रिड्यूस लॉस एंड वेस्टेज को, वो अवेलेबल नहीं है। हमको तो कहीं पर भी पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं
कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है, इसके कारण दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं बताया, गलत। अब इससे भी आंसर बहुत हद तक आ जाता है। देखो फोर्थ वाला हटाओ, इन दोनों में फंसेगा, फिर 1 को पढ़ेंगे, ये तो एक्सट्रीम है, हट गया, आ गया आंसर। तो ऐसे आ जाता है। तो अभी तो मैंने पैसेज करके बताया, बाकी हम इसमें एनालाइज ये करेंगे कि कौन से टाइप के ऑप्शंस गलत है। तो अभी तो ये दिख ही गया कि एक्सट्रीम वाला गलत था, और यहाँ पर ये दिख गया कि पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में पैसेज में बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर अजम्पशन वाले क्वेश्चन, तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि हमको थोड़ा बियॉन्ड जाना है, लेकिन पैसेज की टोनालिटी के आसपास होना चाहिए। पहला क्या बोला, दी फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, मतलब कि जो सप्लाई चेन के थ्रू हम कर रहे हैं ना, उनको री इमेजिन करने की ज़रूरत है, मतलब कि एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम इफेक्टिवली रिड्यूस कर सके जो भी लॉस एंड वेस्टेज हो रहा है फूड का। हाँ, तो ये चीज़ हम अज्यूम कर सकते हैं, सही है। पैसेज भी इसी लाइन में था कि लॉस हो रहा है, वेस्टेज ऑफ द फूड हो रहा है, उसको कम करो। Then second, ensuring the reduction of the wastage and loss of the food is a social and moral responsibility of all citizen। अब देखो मैंने वही बताया था कि जब वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली है बोल रहा था तो गलत हो रहा था, और यहाँ पे देखो जब सिटीजन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, अकेले गवर्नमेंट कितना वेस्टेज फूड को रोकेगी, हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम करेंगे तो सही होना चाहिए। तो कहीं पर भी पैसेज में ये बोला था क्या, सिटीजन के बारे में बात हुआ था क्या, नहीं। बट अजम्पशन वाले क्वेश्चन में मैं वही बोल रही थी कि अगर वो पैसेज के लाइन में है तो वो सही होगा, क्योंकि पैसेज ने ये बोला था कि वेस्टेज वगैरह हो रहा है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए अगर सिटीजन्स हैं उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो सही होना चाहिए। अब इसको अगर नहीं समझ आ रहा कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन में ऐसा कैसे सही करूँ नहीं करूँ, तो उसके टाइम पे क्या करना है, नॉट अप्रोच अपनाना है। नॉट अप्रोच क्या बोलते हैं, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में बनाओ, ठीक है। क्या करना है कि बोलना है कि इंश्योरिंग दी रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉस ऑफ द फूड, तो जो वेस्टेज को रिड्यूस करना एंड फूड को लॉस से बचाना, लॉस होने से बचाना, ये सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिटीजन की। अब ये तो पक्का से गलत है, ये तो पढ़ते ही समझ आ गया कि नहीं, ऐसे ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये सही है, ठीक है। तो यही करना है। जब मैं डाउट में रहती हूँ पैसेज में भी, इवन फॉर जीएस के लिए भी मैं ये करती हूँ कि जब नहीं समझ आता कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसको नॉट लगाती हूँ। तो नॉट वाला तो इतना गलत है कि इसको ही सही होना पड़ेगा फिर तो, कि सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते कि सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना भाई, कि रिडक्शन करना है वेस्टेज को, तो फर्स्ट सेकेंड दोनों सही होगा, ठीक है। अब हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे यूपीएससी गलत ऑप्शन फ्रेम करता है, कि कब कौन से आंसर सही थे, कौन से आंसर गलत थे, ठीक है। तो इससे बहुत ईजिली पैसेज पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि ये ऑप्शन यूपीएससी गलत वाला पैटर्न से बनाया है, ये सही वाला बनाया है, तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस क्या है पैसेज का, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है अपने को। तो बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ये तो पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ आएगा, कहीं पर एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कुछ कंपैरिजन नहीं है। देन द इफेक्ट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिस्कल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, ये भी पैसेज पढ़ने के बाद ही आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशन क्या हम कर सकते हैं। तो वैलिड अजम्पशन क्या होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्राइसेस, के लिए यही सोलरली रिस्पॉन्सिबल है। तो यूपीएससी ने सोलरली वाले की को यूज़ कर करके इतनी बार गलत बनाए हैं पैसेज के ऑप्शंस को। तो अभी तो एक क्वेश्चन देखा, उसमें भी सोलरली यूज़ किया, वो भी गलत था, इधर भी गलत था, है ना। ये दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, अब इसको लिखते जाते हैं। सोलरली वाला वर्ड यूज़ किया एंड वो गलत बनाने के लिए यूज़ किया, इससे पहले और कहीं भी यूज़ किया क्या, नहीं। अब देखो जब उसको सही बनाना था तो वर्ड्स कितने लाइटर यूज़ किया उसने, नीड्स टू बी री इमेजिन, दूसरी बार सोचने की ज़रूरत है ना। और ये तो मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की, तो ये वाला भी सही था, है ना। फिर आता है ये सोलरली रिस्पॉन्सिबल वाला, अगेन रॉन्ग, तो सोलरली रॉन्ग। एंड देन नेक्स्ट पैसेज यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इंटरेस्ट क्या है, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्स शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये तो इसमें तो ऐसे कुछ नहीं है, पैसेज से गलत हुआ होगा वो फिर। देन इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशेंट फंड,
ऐसे नहीं कि अभी का प्रॉब्लम है, लंबे समय से यही ही प्रॉब्लम रहा है, बोल रहा है कि क्रॉनिक ही प्रॉब्लम है और इनसफिशेंट फंड का अर्बन एरिया को मैनेज करने में। वैसे तो ये ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, पैसेज पढ़ के और अच्छे से समझ आ जाएगा। Then, with the high density of the population and widespread poverty in our urban areas, plant development in them is very difficult. हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है अर्बन एरिया में, इसलिए हम प्लांट डेवलपमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा बोला। फिर तो चाइना कैसे कर लिया, फिर वहाँ पर भी तो बहुत पॉपुलेशन है, तो ऐसा वाला तो ये लॉजिकली सही नहीं है ना। तो ये पैसेज पढ़ के तो और एकदम ही क्लियर हो जाता है। बाकी ऐसे समझ ले रहे हैं कि कैसे वाले ऑप्शंस यूपीएससी ने गलत बनाने के लिए यूज़ किए थे। और यहाँ पे अजम्पशन बोल रहा है कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल की ज़रूरत है इंडिया को विथ नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। ये तो पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं एट प्रेजेंट, उनके पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इम्पार्ट कर सके ट्रेनिंग इन सिस्टम अप्रोच, तो ये तो गलत ही है ना। फिर सेंट्रल आइडिया यहाँ पर पूछ रहा है, और कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ये तो ठीक है। देन सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। फिर यहाँ पर देखो, इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनविटेबल फॉर दी वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। ये भी ठीक है, सही है सेंट्रल आइडिया। ये तो पैसेज पढ़ के ही होगा, यहाँ पर तो कुछ यूज़ नहीं किया जिससे एलिमिनेट कर सके। देन बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ। फिर बोल रहा है कि इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। इधर भी कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, पैसेज पढ़ने के बाद ही होगा। एंड देन यहाँ अजम्पशन फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पैरेंट्स हैव ग्रेटर रोल दैन दी गवर्नमेंट। मैंने वही बताया था फॉल्टी कंपैरिजन, इसमें पक्का से कहीं पर भी इसका ज़्यादा रोल है ऐसे कुछ नहीं बताया था, है ना। पैसेज पढ़ेंगे तो और मस्त से समझ आ जाएगा कि किस किस के बारे में बात हुई थी। लेकिन कहीं पर भी मैंने जब ये पैसेज पढ़ा था तो मुझे याद है कि यहाँ पर किसी को भी इसका ज़्यादा रोल है ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो कंपेयर करके फॉल्टी कंपैरिजन करता है और वो गलत बनाता है, ठीक है। फिर स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टुडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री में एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट। स्कूल करिकुलम जो कि कंफर्म करे आज की जो रिक्वायरमेंट है एंड वो यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, पूरे इंटायर कंट्री में सेम करिकुलम होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तब जाके हम ये जो इशू है इसको क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो यही है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जनरलाइजेशन कर दिया होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड आप क्यों कर दोगे सेम चीज़ को ही और सेम करिकुलम ही। क्या पता बाकी जगह पे वैसे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और स्कूल करिकुलम का यहाँ पे इसको रेज भी नहीं किया गया था इस पैसेज में। फिर नेक्स्ट है कि सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, टोटल इराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। टोटल इराडिकेशन पॉवर्टी, यही मैं बता रही थी कि अलग ही कॉज इफेक्ट बनाने लग जाएगा कि पॉवर्टी को पूरा इराडिकेट कर देंगे तो बच्चों का अंडर परफॉर्मेंस है स्कूल में वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। ये कुछ हद तक है वो सॉल्व कर सकता है कि पॉवर्टी कम हो गई तो बच्चे होंगे वो स्कूल जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बट ये इंश्योर ही कर देगा, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि पूरा तरीके से रिजॉल्व ही कर दिया कि पॉवर्टी। तो जब भी हमको बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो हमको तो पॉवर्टी पे ही ध्यान देना चाहिए, फिर स्कूल एजुकेशन पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन पे कैसे ही फिर ध्यान दे रहे हो, ये तो लॉजिकली गलत लग रहा है। Then monetary incentive to the parents and teachers is a strategy to improve the children's academic performance। कभी भी ऐसे monetary incentive क्या पेरेंट्स एंड टीचर्स को देने से बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, ये तो लॉजिकली ही सही नहीं लगता, अपने को पढ़ने से ही पता चल रहा है। Then India is not going to take advantage of demographic dividend unless some school pass outs go back to the agriculture। तो जब तक हम वापस से मतलब कुछ स्कूल के पास आउट है वो वापस एग्रीकल्चर में नहीं चले जाते तब तक हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। और पूरे पैसेज में कहीं पर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात ही नहीं हुई थी। तो यही था कि एक्स्ट्रा पैसेज का मतलब पैसेज की बियॉन्ड वाला फ्रेज खुद से यूज़ करता है और गलत बनाता है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि हमको एग्रीकल्चर में ही रिटर्न होना होगा, ऐसा कहीं पर भी बात ही नहीं हुआ था होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू द एग्रीकल्चर, बस ये बोला था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पर पैसेज में बोल रहा है कि कोई एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्कूल पास आउट के कुछ बच्चों को भेजना ही पड़ेगा,
जब तक हम भेजते नहीं एग्रीकल्चर में तब तक तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। ऐसा कहाँ बोला भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था पैसेज में। फिर अगला यहाँ पर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, थिंकिंग ऑफ द ऑथर। तो साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। फिर साइंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक अवेयरनेस। तो वही कि स्ट्रॉन्ग वर्ड असर्टिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, पैसेज में असर्टिव नहीं हुआ तो गलत होगा। देन इंडस्ट्रियल revolution was made possible by the advancement in the science. Science must pursue truth but be responsible for the social welfare, की social welfare के लिए भी responsible होना चाहिए। यहाँ पर भी must बोला लेकिन वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही था होगा तभी वो सही हुआ होगा। एंड देन यहाँ पर emphatically conveyed by the author, without science mankind could not have continued to exist till today। बिना साइंस के mankind कभी कंटिन्यू किया ही नहीं, ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं, जब पैलेलिथिक वाले एज में जब साइंस कोई सब्जेक्ट था ही नहीं तब कैसे फिर वहाँ पर चल रहा था, है ना। तो ये तो ऐसे ही गलत है। फिर इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड। साइंस ही डेस्टिनी है मैनकाइंड का, वो डिटरमाइन करेगा। अगेन गलत होगा क्योंकि ऐसा एक्सट्रीम वाला तो नहीं होगा सही। और पैसेज पढ़ने के बाद तो देखते ही काट देना है, समझ आ जाता है क्योंकि ये तो नहीं था करके। फिर यहाँ पर असम्पशन बोल रहा है तो थोड़ा बियॉन्ड सोचना है। तो मैं हमेशा जब भी असम्पशन का क्वेश्चन आता है पहले से अपने आप को अपने ब्रेन को बता देती हूँ कि थोड़ा बियॉन्ड जाना है, बट पैसेज के टोन में मैच करना चाहिए। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। की मतलब ये तो होगा ही होगा। अब इसका हिंदी भी पढ़ लेना। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, मैंने तो ये सब पढ़ के रखा है, बट एग्जाम हॉल में अगर नहीं समझ आए तो क्या, अपरिहार्य परिणाम है। जब ये तो होगा ही होगा, इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो हॉरर है मॉडर्न लाइफ का, वो इनविटेबल है रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस। तो साइंस अगर प्रोग्रेस करेगा तो मॉडर्न लाइफ के हॉरर्स हमको अनिवार्य रूप से देखने को मिलेंगे, तो गलत है। फिर द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज वॉट मैन हैज़ मेड इट। तो देखो लाइकली टू बी, जब सही बनाना था उसको लाइकली टू बी बनाया। देन वॉट वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन। ये तो पैसेज पढ़ के ही होगा। फिर यहाँ पर अजम्पशन चूज़ करना है। अगेन थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना है। ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन। हाँ, तो ट्रैवल करने से अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन की बढ़ती है, तो सही है क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो। फिर ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़। हेल्प करता है जो फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ को सीखना चाह रहे हैं। देन अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल। बोल रहा है कि जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस है ट्रैवल करने का वो रिजॉल्व कर सकता है डिफरेंस अमंग पीपल। तो अलग अलग लोगों में जो डिफरेंसेस है और उसको जो ट्रैवल बहुत एक्सपीरियंस है वो सॉल्व कर लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है आपको, अगर किसी दोनों के बीच के डिफरेंसेस को सॉल्व करने तो आपको लॉन्ग एक्सपीरियंस ही होना चाहिए ट्रैवल में। और ये पैसेज पढ़ के ही समझ आना है। ज़्यादातर तो पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ आ जाता है, बट जब एक्सट्रीम वाले होते हैं ना वो तो ऐसे ही गलत हो जाता है। बट ट्राई करना कि हमेशा पैसेज पढ़ने के बाद ही एक्सट्रीम वालों को भी हटा रहे हो। देन मोस्ट लॉजिकल एंड दी रैशनल एंट्रेंस इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग सेंट्रल कोर इज ड्यूरेशन ऑफ द लर्निंग रादर दैन द अटेनमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी। ये तो पढ़ के भी सही लग रहा है। फिर कन्वेंशनल क्लासरूम्स इनकरेज करते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफ्रेंसिएशन। फिर इसके बाद तो देख ही लेते हैं कुछ नहीं, 24 का नहीं 23 का देखते हैं। 23 में बहुत अच्छा था, पर इसका मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है। वैसे ही सेम ही जाएगा। जो मैंने पॉइंटर्स बताए थे उन्हीं बेसिस पे पैसेज पढ़ने के बाद उन ऑप्शंस को देखना है कि ये वैसा ही कहीं एक्सट्रीम वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहा है, कहीं फॉल्टी कंपैरिजन तो नहीं कर रहा है। तो वही जो पॉइंटर्स हैं वो दिमाग में घूमते रहने चाहिए, फिर ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं पैसेज को विदाउट डाउट के। ठीक है।